हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन की, यानी सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके किसी न्यूमेरिकल में, किसी सर्किट में हम करंट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, और टिपिकल सा जो सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट है वो हम कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे सामने वाले को समझा पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करेंगे तो तीन टर्मिनोलॉजी आती है, यानी इट स्टेट्स दैट लीनियर, एक्टिव एंड बायलैटरल। ये तीन टर्म है, यानी जब भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पहला मैंडेटरी कंडीशन है सर्किट शुड बी लीनियर, सर्किट एक्टिव इन नेचर होना चाहिए, यानी उसमें एक्टिव सोर्स होने चाहिए, और बायलैटरल बाय प्रॉपर्टी होनी चाहिए। स्टूडेंट, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, बायलैटरल, यूनिलैटरल हम ऑलरेडी डिटेल में पुराने वीडियोस में देख चुके हैं। अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज आप उन वीडियोस को एक बार देखें, उसके बाद आप इस सुपरपोजिशन थ्योरम को कंटिन्यू करें। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सुपरपोजिशन थ्योरम जिस भी नेटवर्क में अप्लाई होगा उसमें एक से ज्यादा एक्टिव सोर्स होने चाहिए। अगर सिंगल सोर्स हो, चाहे वो वोल्टेज या करंट सोर्स हो, वहां पे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई हम नहीं कर सकते, यानी मैंडेटरी कंडीशन है सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए एक से ज्यादा सोर्स का होना जरूरी है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। वो कहता क्या है? वो कहता है द ओवरऑल रिस्पॉन्स इन एनी ब्रांच ऑफ अ नेटवर्क, यानी किसी भी नेटवर्क के ब्रांच में जो ओवरऑल रिस्पॉन्स का मतलब है, रिस्पॉन्स का यहां मीनिंग होता है करंट, और ओवरऑल का मतलब है जब सारे सोर्स एक्टिव हो, यानी किसी नेटवर्क में जब सारे सोर्स कनेक्टेड हो, सारे सोर्स एक्टिव हो, उस समय किसी ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट का वैल्यू बराबर होता है, इट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सेस ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स, यानी वो बराबर होता है अलजेब्रिक सम के। अलजेब्रिक सम का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस साइन के बराबर होता है जब एक बार में हम एक सोर्स को एक्टिव करते हैं, यानी इंडिविजुअल सोर्स को हम एक्टिव करते हैं। जैसे इस केस वन में आप देखेंगे कि दोनों वोल्टेज सोर्स एक्टिव है और उस समय R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3 करंट फ्लो हो रहा है। ये डायरेक्शन हमने एज्यूम कर लिया है। अब हम जब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो केस वन में देखेंगे स्टूडेंट, यहां पे वोल्टेज V1 यानी एक ही वोल्टेज एक्टिव है, दूसरा वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेटेड है, उस समय इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I1 डैश। दूसरे केस में मैंने V2 को एक्टिव करा, V1 को डीएक्टिवेट करा, उस समय इसी ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I1 डबल डैश। तो जो I1 की वैल्यू होगी वो बराबर होगी अलजेब्रिक सम ऑफ I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। तो I1 डैश पॉजिटिव है और I1 डबल डैश नेगेटिव है, क्योंकि जब हम अलजेब्रिक सम की बात करेंगे तो यहां मैग्नीट्यूड के साथ साइन मिलेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लॉ ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके I1, I2 और I3 की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसी न्यूमेरिकल को, इसी स्टेटमेंट को हम प्रोसीजर से समझते हैं, क्योंकि प्रोसीजर से समझेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा सामने वाले को बताना कि जब भी आप सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल को यूज सॉल्व करेंगे आप इसी प्रोसीजर को यूज करेंगे। इसको आप स्टेटमेंट समझ लीजिए या फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका। तो प्रोसीजर में स्टेप नंबर 1 में हम जब सारे सोर्स एक्टिव है उस समय हम करंट की वैल्यू डिटरमाइन मींस करंट के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को एज्यूम करेंगे। जैसे हमने मान लिया V1 V2 जब सारे सोर्स एक्टिव थे तो R1 ब्रांच में I1 करंट था, R2 ब्रांच में I2 करंट था और R3 ब्रांच में। स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट हम अब एक बार में एक ही सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, मींस कंसीडर ओनली वन एक्टिव सोर्स एट अ टाइम एंड डीएक्टिवेट ऑल अदर सोर्सेस बाय कंसीडरिंग देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी हम दो सोर्स मेरे पास यहां थे, तो मैं दो में से एक बार में एक ही सोर्स को एक्टिव कर रहा हूं। मैंने V1 को एक्टिव करा और V2 को डीएक्टिवेट करा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर V2 वोल्टेज सोर्स होगा तो कैसे डीएक्टिवेट करेंगे? शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि शॉर्टेड वायर में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ओम होती है। अगर V2 यहां पे करंट सोर्स होता तो हम उसको शॉर्ट की जगह पे ओपन सर्किट करते हैं, क्योंकि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ओम होता है और ट्रिक में थेवेनिन थ्योरम में बता चुका हूं टूटे हुए वायर में करंट फ्लो नहीं होता। इस तरीके से स्टूडेंट हम V1 वोल्टेज सोर्स की वजह से इन ब्रांचेस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको एज्यूम कर लिया। इस ब्रांच में R1 में I1 डैश, R2 में I2 डैश और R3 में I3 डैश, यानी I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश वो करंट है जब एक बार में एक ही वोल्टेज सोर्स हमने एक्टिव कंसीडर करा है। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर 2 के पार्ट बी में हम अब V2 को एक्टिवेट करेंगे और V1 को डीएक्टिवेट करेंगे। V1 भी वोल्टेज सोर्स था तो हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। जब हमने V2 को एक्टिवेट करा तो इस ब्रांच में यानी R1 में जो करंट फ्लो हुआ मैंने मान लिया I1 डबल डैश, R2 में जो करंट फ्लो हुआ उसको मान लिया I2 डबल डैश और R3 में जो करंट फ्लो हुआ उसको मान लिया I3 डबल डैश। इस तरीके से V1 और V2 दोनों सोर्स जब इंडिविजुअली एक्टिव थे, जब इंडिविजुअली काम कर रहे थे, उस समय मैंने उसका रिस्पॉन्स यानी करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट हम लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं और उसी के हिसाब से यहां पे हम इस इक्वेशन को, स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं।
जब मैंने दोनों सोर्स को एक्टिव करा था, यानी ओवरऑल रिस्पॉन्स जब सारे सोर्स एक्टिव थे, उस समय R1 में करंट I1 फ्लो हो रहा था, R2 में करंट I2 और R3 में करंट I3, और हमने डायरेक्शन एज्यूम कर लिया था एज पर शाइन कन्वेंशन। यानी I1, I2, I3 की वैल्यू बराबर होगी अलजेब्रिक सम ऑफ इन दोनों के, यानी जब वोल्टेज V1 एक्टिव होगा और जब वोल्टेज V2 एक्टिव होगा। तो जब V1 वोल्टेज एक्टिव था स्टूडेंट, तो इस R1 वाले ब्रांच में करंट I1 डैश फ्लो हो रहा था, और R2 वाले ब्रांच, और जब V2 एक्टिव था तो इस R1 वाले ब्रांच में I1 डबल डैश फ्लो हो रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि इनका अलजेब्रिक सम कैसे लेंगे। तो आपने जो डायरेक्शन माना है जब सारे सोर्स एक्टिव थे, उस डायरेक्शन को आप स्टैंडर्ड डायरेक्शन मानिए। जैसे मैंने I1 को मान लिया स्टैंडर्ड डायरेक्शन, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है A to B। अगर मेरा I1 डैश इसी डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर I1 डबल डैश इस डायरेक्शन में नहीं होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां I1 डबल डैश, I1 डैश, ये तीनों करंट अगर एक डायरेक्शन में होंगे तो इनका सम पॉजिटिव होगा, और अगर तीनों करंट, अगर ये दोनों करंट अगर एक दूसरे का अपोजिट होंगे तो नेगेटिव होगा। तो यहां I1 डैश उसी डायरेक्शन में था जिसमें I1 था, जबकि I1 डबल डैश उसका डायरेक्शन I1 के अपोजिट था, तो मैंने माइनस ले लिया। सिमिलरली I2 करंट की बात करें, I2 टॉप टू बॉटम डाउनवर्ड था, I2 डैश भी डाउनवर्ड था, और I2 डबल डैश भी डाउनवर्ड था, तो I2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी I2 डैश प्लस I2 डबल डैश के बराबर। सिमिलरली जब हम I3 की बात करेंगे स्टूडेंट, तो I3 करंट एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि I3 डैश इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। किसके? I3 का। तो मैंने साइन यहां ले लिया नेगेटिव, और जो I3 डबल डैश है स्टूडेंट, वो I3 के डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका साइन ले लिया हमने पॉजिटिव। इस तरीके से I1, I2, I3 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग सिंगल सोर्स एज एक्टिव, और इनका ओवरऑल रिस्पॉन्स जो होता है, यानी जब सारे सोर्स एक्टिव हो उस समय करंट का जो वैल्यू होता है वो अलजेब्रिक सम होता है जब एक बार में एक सोर्स एक्टिव हो या इंडिविजुअल सोर्स एक्टिव हो। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, जिसमें हमने बोला था the overall response in any branch of a network, किसी भी नेटवर्क के ब्रांच में the overall response यानी जब सारे सोर्स एक्टिव हो उस समय जो करंट फ्लो होगा, जो रिस्पॉन्स मिलेगा, वो बराबर होगा अलजेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स, यानी वो बराबर होगा अलजेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्स के जब हर सोर्स को एक बार में कंसीडर करेंगे। यानी आपको ध्यान का रखना है कि जब आप ओवरऑल रिस्पॉन्स की बात करेंगे उस समय सारे सोर्स एक्टिव होंगे, और जब आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो उस समय एक ही सोर्स एक्टिव होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में जीते हैं कि सर यहां 2 था तो आपने एक बार में एक्टिव एक कर लिया, अगर 3 होता स्टूडेंट तो भी हम एक बार में एक ही एक्टिव करते हैं और 2 को डीएक्टिवेट करते हैं, तो 2 स्टेप की जगह पे 3 स्टेप होता। 4 होता तो एक बार में एक ही को एक्टिवेट करते, 3 को डीएक्टिवेट करते, और उसको अल्टरनेट करके हम 4 बार इस स्टेप को फॉलो करते। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन आपके नेटवर्क को सिंपल बनाता है, और इस प्रोसेस से स्टूडेंट आप टिपिकल से टिपिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम इस लॉ ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम को एक बार और एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके लिए समझना काफी आसान हो जाए।